वंदे मातरम साथियों, ईओ, आरओ, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल और आरएएस परी के मद्देनजर जो अपन लेके चल रहे हैं राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, तो इसके बारे में अपन कंप्लीट अध्ययन लगभग हो चुका है। एक लास्ट चैप्टर बचा है, उसके बारे में आज अध्ययन का विषय रहेगा। और उसके बाद में अपन इसका रिवीजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास लेके आएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आज चौथा भौतिक प्रदेश के बारे में अपन बात करेंगे। पहले 3 कंप्लीट अपन कर चुके हैं, तो सबसे पहले बात कर चौथा नंबर भौतिक प्रदेश हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार, या इसको क्या कह सकते हैं, हाड़ौती प्रदेश भी कह सकते हैं। हाड़ौती प्रदेश इसको कह सकते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी अगर राजस्थान के नक्शे के अंतर्गत बात करें, हर चीज को नक्शे से समझने का प्रयास सबसे बेस्ट रहता है, जिससे क्या है कि अपने सामने व्यू बनता है कि भाई किस प्रकार से है। तो अगर नक्शे के अंतर्गत बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये लगभग किसके अंतर्गत आता है, दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये एक साइड वाले जो 4 जिले हैं ना, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके अंदर क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले तो जिले या क्षेत्र की बात करें तो उसमें कोटा संभाग कंप्लीट हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कोटा संभाग हो जाएगा। उसके बाद में कुछ क्षेत्र, चित्तौड़ का थोड़ा हिस्सा, चित्तौड़गढ़, थोड़ा सा हिस्सा भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा, और कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर का, और बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा इसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का भी आ सकता है। परंतु मुख्य रूप से ये 7 जिले हो जाएंगे, मुख्य रूप से 4 जिले हो जाएंगे, प्लस 3 थोड़े थोड़े इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। अब ये क्षेत्र हो गया कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा हो गया, ये। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है। इतने तो जिले हो गए, क्षेत्रफल यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो 6.89% क्षेत्रफल है। इसको राउंड फिगर में ले तो 7% क्षेत्रफल अपन कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल तो 61.11% का अपन अध्ययन कर लिया था, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, 6.89%, यानी 7% क्षेत्र है। और यह जनसंख्या कितनी निवास करती है, जनसंख्या यहां निवास करती है 11%। ठीक है। और यह क्षेत्र पठारी प्रदेश है। पठार किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, कि जब ऊंची चोटी वाला हो तो वो पर्वत कहलाता है। और पठार किसे कहते हैं कि ऊपर से समतल हो कुछ हिस्सा, तो वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक पठारी प्रदेश है। इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी कह सकते हैं, इसकी औसत ऊंचाई, ये सिर्फ किस में ऊंचाई आएगी, औसत एवरेज ऊंचाई इसकी कितनी है, 500 मीटर के लगभग है। तो इस क्षेत्र का पूरा भौतिक वर्णन अपन लेके चल रहे हैं। और इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है, काली या रेगुर मृदा कह सकते हैं, काली और रेगुर मृदा पाई जाती है। इसका ढाल कैसे है, यानी ये इसका ढाल किस प्रकार से है। अगर ढाल की बात करें, ढाल, इस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर। ये सब बातें क्या है कि ढाल और ये समझने से क्या है कि उस क्षेत्र की पूरी बनावट समझ में आती है। तब अगर बात आ जाए कि भी यहाँ की जो नदियां हैं वो कैसे बहती है, यानी ये मध्य प्रदेश की तरफ से नदियां आती है और उत्तर की तरफ बहती है, तो अपने को क्या है कि हर नदी की दिशा का पता इससे लग जाता है कि इसका ढाल कैसे है। तो ढाल इसका दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है। और इसकी जलवायु कैसी है, यानी वर्षा की स्थिति किस प्रकार रहती है। जलवायु की बात करें तो इस क्षेत्र की जलवायु अति आर्द्र आती है, अति आर्द्र,
यानी यहाँ अच्छी वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक, 75 से 120 सेमी वर्षा रेखा द्वारा यह क्षेत्र बनता है। अब आगे बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी यह क्षेत्र कैसे बना। तो इसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति तो प्रारंभ में दो प्रदेश थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच में था टेथिस सागर, इसके बीच में टेथिस सागर था। तो यह क्षेत्र किससे बना है, यह राजस्थान का क्षेत्र गोंडवाना लैंड से बना है, गोंडवाना लैंड से बना है। और किससे बना है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना है, और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ज्वालामुखी क्रिया हुई, और उसके बाद में वो जो लावा है वो ठंडा हुआ, और उसी के कारण यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है, बस उसको समझने की आवश्यकता है कि यहां पर काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, तो ज्वालामुखी क्रिया पर यहां पर हुई थी, और फिर इस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण ही काली मिट्टी पाई जाती है। और ये अपने आप को बताता है भी यहाँ की मिट्टी काली है तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हुई है। तो ये अपन इस बात को, हर चीज को इसमें समझने की आवश्यकता है। उत्पत्ति का काल क्या होगा, उत्पत्ति का समय, उत्पत्ति काल, क्रिटेशियस युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी, क्रिटेशियस काल में इस क्षेत्र की उत्पत्ति किससे हुई, क्रिटेशियस काल में हुई थी। और पूर्वी मैदान और उसकी उत्पत्ति हुई थी प्लीस्टोनिस काल में, और अरावली की उत्पत्ति हुई थी प्री-कैम्ब्रियन काल में। अपने को पीछे हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ने की आवश्यकता है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, उत्पत्ति काल और निर्माण क्या है, ज्वालामुखी क्रिया हुई है तो फिर बेसल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ है, तभी इसकी काली मिट्टी बनी है। बेसल्ट लावा के जमाव से, बेसल्ट लावा के जमाव से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अब एक इसमें और महत्वपूर्ण बात आती है, इस क्षेत्र में एक भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसमें कह सकते हैं महान सीमांत और भ्रंश, एक महान सीमांत भ्रंश शब्द आता है। भ्रंश का मतलब होता है धसाव, यानी किसी चीज का नीचे धसना, और महान का मतलब हो गया बड़ा, सीमांत मतलब होता है दो सीमाओं को जोड़ने वाला। तो ये जो महान सीमांत भ्रंश जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, जीबीटी। तो ये क्षेत्र क्या है कि जैसे ये दक्षिण पूर्वी पठार है ना, ये दो भागों का है। जैसे भारत का एक भाग है प्रायद्वीपीय पठार, भारत का एक भाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भी कह सकते हैं इसको, दक्षिण का पठार भी कहते हैं, दक्षिण का पठार। भारत का अगर भौतिक विभाजन की बात करें तो यह क्षेत्र क्या है कि भारत के दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार का हिस्सा है। हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा है, दक्षिण के पठार का हिस्सा है। और इसके पास में यहां पर क्या है, यहां पर अरावली है। तो यहां पर दक्षिण का पठार और अरावली एक दूसरे से मिलते हैं, और जब एक दूसरे से कोई क्षेत्र मिलता है तो वो सीमांत क्षेत्र, ट्रांसजेनिक एरिया जिसको अपन कह सकते हैं। तो यहां पर अरावली और दक्षिण का पठार आपस में मिलते हैं, तो इसलिए यहां पर महान सीमांत भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश का मतलब खाई, एक प्रकार से ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं, महान सीमांत भ्रंश ये कहलाता है। और इसमें क्या है, ये कहां से कहां तक है, तो इसकी अगर बात करें तो ये अरावली को विंध्याचल से जोड़ता है, यानी अरावली से ये महान सीमांत भ्रंश अरावली को विंध्याचल से अलग करता है। विंध्याचल या दक्षिण के पठार अरावली को विंध्याचल से अलग करता है। और ये एक रेखा के रूप में, ये क्या है कि लाइन बनाता है, कि ये इस प्रकार से एक लाइन बनाता है। ये वाला क्षेत्र यहां से होता हुआ इस प्रकार से ये लाइन बनाता है, ये इस प्रकार से लाइन बनाता है, ये इसकी लाइन है। स्थिति दक्ष के अंदर देखे तो इसकी स्थिति इस प्रकार बनती है कि ये इस क्षेत्र को अलग करता है। और ये किस किस जिलों में फैला हुआ है,
तो ये अगर बात करें तो ये पहले चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, भीलवाड़ा में फैला हुआ है, बूंदी, करौली, धौलपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर, यानी कि ये यहां से कुछ हिस्सा ये वाला आता है, यहां पर भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा और यहां पर चित्तौड़ का कुछ हिस्सा और बूंदी, करौली और यहां पर धौलपुर तक ये चला जाता है। ये बनता है महान सीमांत भ्रंश, जीबीटी बनता है ये। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि दक्षिण के पठार का अगर व्यू की बात करें तो कौन कौन से चीजें मुख्य रूप से निकल के आती है, इतनी तो हमें 100% याद है होनी चाहिए कि इस क्षेत्र की क्या विशेषता है, कैसी जलवायु है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी इसकी ऊंचाई है, कैसे इसका निर्माण हुआ है। अब इसके उपविभाजन कौन कौन से किए जा सकते हैं, तो इसके वैसे 2-3 तरीके से उपविभाजन किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से इसके 2 उपविभाजन है। उपविभाग, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार का उपविभाग। उपविभाग की अगर बात करें तो इसको क्या है कि एक तो ये विंध्याचल को और अरावली को जोड़ता ही है महान सीमांत भ्रंश। तो एक तरफ इसमें क्या है कि दक्षिण के पठार का विंध्याचल की पहाड़ियां पड़ती है और एक तरफ अरावली की पहाड़ियां पड़ती है। तो ये एक क्या है कि विंध्याचल पर्वत का किनारा हो गया, तो इसलिए एक उपविभाग बनता है विंध्य कागार भूमि, विंध्यन कागार भूमि। एक हो जाएगा इसका विंध्यन कागार भूमि, विंध्यन कागार भूमि, यानी विंध्याचल पर्वतमाला है उसका किनारा है, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं अपन, ये क्षेत्र क्या है कि विंध्याचल पर्वतमाला का किनारा है ये वाला क्षेत्र, तो इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, विंध्य कागार भूमि कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा डांग क्षेत्र हो जाएगा। डांग क्षेत्र में अपने पास कौन कौन सा है, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर हो जाएगा। एक तो इसके अंतर्गत डांग क्षेत्र हो जाएगा प्लस हाड़ौती वाला पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाएगा, प्लस हाड़ौती। विंध्य कागार भूमि कहां पड़ती है, ये वाला, यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के पास वाली तो होगी। और इसके अंतर्गत पूरा हाड़ौती के चारों जिले हो जाएंगे, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ इसके अंतर्गत विंध्य कागार भूमि के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई इसकी ऊंचाई पड़ती है 350 से 500 मीटर। इसकी ऊंचाई है 350 से 500 मीटर तक, यानी कि पूरा का पूरा पठारी भाग है, तो इसकी ऊंचाई तो ऑटोमेटिक है होनी है। और ये कहां पड़ता है, चंबल और बनास के, ये वाला क्षेत्र कहां पड़ता है, चंबल और बनास के मध्य पड़ता है। चंबल और बनास के मध्य क्षेत्र, ये विंध्य कागार भूमि कहां पड़ती है, चंबल नदी और बनास नदी के बीच में पड़ता है। ये किससे बनी हुई है, ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है, बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित, ये बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित भूमि है। और इसमें क्या है कि चंबल के जो बाएं किनारे है, चंबल इस प्रकार से बहती है, ये वाली यहां से ऐसे, ये वाली चंबल नदी है, चंबल का बाएं किनारा है ये वाला, चंबल के बाएं किनारे पर, चंबल के बाएं किनारे पर तिरु, चंबल का जो बायां किनारा है वहां तिरु ढाल वाले कागार पाए जाते हैं, तिरु ढाल वाले कागार
पाए जाते हैं। चंबल के बाएं किनारों पर क्या है कि तिरु ढाल वाले किनारे वो है जो अपने पाए जाते हैं कागार, और किसमें मुख्य रूप से ये धौलपुर और करौली में, धौलपुर और तिरु ढाल वाले जो जो है अपने पास है कागार, ये वाला यहां पर पड़ता है, ये धौलपुर और करौली, यहां पर ये वाला धौलपुर हो गया, इसके पास में करौली, ये वाला क्षेत्र है, इसमें क्या है कि तिरु ढाल वाले किनारे पाए जाते हैं, और इस साइड क्या है मध्य प्रदेश पड़ता है और बीच में चंबल नदी सीमा बनाती है। तो ये तिरु ढाल वाले क्या है कि वो पाए जाते हैं, कागार पाए जाते हैं। अब अगर इस क्षेत्र में चट्टान और खनिज की बात करें तो कौन कौन से है? चट्टान और खनिज। और ये क्षेत्र किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो यहां पर खूब है बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर को इंग्लिश में सैंडस्टोन कहते हैं, सैंडस्टोन। सभी प्रकार के स्टोन यहां पर पाए जाते हैं। सैंडस्टोन भी पाया जाता है, लाल पत्थर भी यहां पर पाया जाता है, लाल पत्थर। कोटा स्टोन भी पाया जाता है, कोटा स्टोन, कोटा स्टोन भी पाया जाता है, और लाइमस्टोन भी पाया जाता है। लाइमस्टोन जो सीमेंट बनाने में काम आता है, लाइमस्टोन। यहां पर लाइमस्टोन भी पाया जाता है, जिसको चूना पत्थर कहते हैं। लाइमस्टोन को चूना पत्थर, इसीलिए लाखेरी, बूंदी वगैरह यहाँ सीमेंट के कारखाने, और यहाँ पर हीरा पाया जाता है। तो ये खनिज और पत्थर इस क्षेत्र के हो गए, और ये विंध्य कागार भूमि इसका एक उपविभाजन हो गया। दूसरा उपविभाजन की बात करें, आगे अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र को और दूसरा विभाग इसका कौन सा है। एक तो हो गया विंध्य कागार भूमि, और दूसरा हो जाएगा इसका दूसरा विभाग है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है जिसको दक्षिण का पठार कहते हैं, उसको 8 भागों में बांटा गया है, और उसके 8 भागों में एक विंध्याचल की तरफ वाला जो इस तरफ उत्तर का जो भाग है वो दक्कन का पठार कहलाता है। तो ये कुछ भाग तो क्या है कि दक्कन के पठार का भी कुछ हिस्सा है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल है हो जाएंगे। ये कहां पर पड़ता है दक्कन का पठार? इसका क्षेत्र हो जाएगा हाड़ौती के दक्षिण में, हाड़ौती के दक्षिण में पूरा हाड़ौती क्षेत्र है, उसका जो दक्षिणी भाग है वो किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा? हाड़ौती का दक्षिण, हाड़ौती का दक्षिण हो जाएगा, हाड़ौती का दक्षिण, हाड़ौती का दक्षिण इसके अंतर्गत है शामिल हो जाएगा। इसमें विस्तार, इसका विस्तार कहां कहां हो जाएगा? विस्तार की बात करें तो मालवा पठार, झालावाड़, मालवा पठार हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, और इसके अंतर्गत प्रतापगढ़ हो जाएगा, और मालवा प्रदेश हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, और मालवा प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश को कहते हैं, मालवा प्रदेश इसके अंतर्गत है शामिल है हो जाएगा। क्योंकि ये यहां पर क्या है कि कटा हुआ भाग है, तो ये वाला मालवा का भी कुछ हिस्सा भौतिक विभाग इसका सेम रूप के अंतर्गत है शामिल है हो जाता है। और इसके अंतर्गत एक क्षेत्र बनता है, वो इसी का भाग है, दक्कन के पठार का भाग है, बिजोलिया का जो पठार है, ऊपरमाल का पठार जिसको कह सकते हैं, ऊपरमाल का, ऊपरमाल किसे कह सकते हैं? पठारी भाग है, पठारी भाग है। ये वाला क्षेत्र अपन पहले भी पढ़ गए हैं। ये बिजोलिया, भीलवाड़ा, वह भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? ऊपरमाल कहते हैं। बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ के जो मध्य भाग है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। तो ये हो गया अपना दूसरा विभाजन
दक्कन का पठार। दो विभाग इसके हो गए, विंध्य कागार भूमि और दक्कन का पठार। एक हरिमोहन सक्सेना जो ज्योग्राफी के अच्छे लेखक है, उनके अनुसार कुछ 5-6 विभाग और भी किए गए हैं, उसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार उसी के विभाग किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत हरिमोहन सक्सेना सबसे पहले करते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां या अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी। सबसे पहला विभाग करते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां ऑब्लिक अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी। ये इसके 5 विभाग कौन करते हैं? हरिमोहन सक्सेना करते हैं। इसमें मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, इसकी लंबाई कितनी है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, सबसे पहले मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की बात करते हैं। लंबाई है इसकी 120 किलोमीटर। ये कितनी लंबाई में फैली हुई है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां 120 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत फैली हुई है और ये 335 से लेकर 305 मीटर तक ऊंची है। इसकी औसत ऊंचाई है वो, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई है वो 335 से 503 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और चंदवाड़ी के पास में एक सर्वोच्च शिखर भी इसका पाया जाता है। चंदवाड़ी के पास सर्वोच्च शिखर जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर, एक सर्वोच्च शिखर पाया जाता है चंदवाड़ी के पास, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर है। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की लंबाई कितनी होगी? 120 किलोमीटर होगी। इसकी एवरेज हाइट कितनी होगी? 335 से 503 मीटर हो गई। और चंदवाड़ी के पास इसका सर्वोच्च शिखर पाया जाता है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर है। अगर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां के बारे में पूछे तो अपन ये बता सकते हैं कि इसकी अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी की भी अगर बात करें तो ये बूंदी और बारां के अंतर्गत पड़ती है। लगभग ये बूंदी के अंतर्गत ही शामिल की जाती है। आगे अपन बात करें अर्धचंद्राकार श्रेणी की। दूसरा है अपना अर्धचंद्राकार श्रेणी। बूंदी में है, बूंदी में इसकी 96 किलोमीटर लंबाई है। लंबाई कितनी है इसकी? 96 किलोमीटर है। और ये क्या है कि औसत ऊंचाई इसकी 300 से 350 मीटर है। एवरेज हाइट 300 से 350 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पड़ती है। और इसका सर्वोच्च शिखर है वो सतूर है। इसका सर्वोच्च शिखर, इसका भी अपना सर्वोच्च शिखर पड़ा, सर्वोच्च शिखर सतूर, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर। यह क्वेश्चन तो बहुत बार आया है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पड़ती है? बूंदी में पड़ती है। और नाग पहाड़ियां कहां पड़ती है? यह पड़ती है अपने अजमेर में पड़ती है। गोलाकार पहाड़ियां कहां पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका सर्वोच्च शिखर है वो सतूर के निकट पड़ता है। और इसमें 4 दर्रे भी है इस क्षेत्र में। यह अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी है बूंदी में, इसमें 4 दर्रे भी है। 4 दर्रे। पहला तो पड़ता है बूंदी के निकट, इस क्षेत्र में 4 दर्रे भी पड़ते हैं। और दूसरा पड़ता है जेतवास के निकट, दूसरा पड़ता है जेतवास के निकट। और तीसरा दर्रा पड़ता है रामगढ़ और खटगढ़, रामगढ़ और खटगढ़ के मध्य तीसरा दर्रा। और एक चौथा दर्रा इसके अंतर्गत है लाखेरी, जो बूंदी में पड़ता है उसके निकट पड़ता है, लाखेरी के निकट। सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में लगाई गई थी। तो लाखेरी बूंदी के निकट ये, इसमें अर्धचंद्राकार जो पर्वत श्रेणी है वो बूंदी के अंतर्गत, इसमें 4 दर्रे भी शामिल होते हैं। तो ये अपने हो गया मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी। इसके अंतर्गत दूसरा भाग हो जाएगा
रिमोन सक्सेना के अनुसार शाहबाद की उच्च भूमि, शाहबाद की पहाड़ियां या शाहबाद का उच्च स्थल, शाहबाद की पहाड़ियां या शाहबाद की उच्च भूमि, ये कहां पड़ती है? 12 में पड़ती है, जो शहरिया निवास स्थान है माना जाता है। ये क्षेत्र कहां पर हो जाएगा? एमपी सीमा पर, यानी मध्य प्रदेश सीमा पर ये क्षेत्र सम्मिलित हो जाएगा। और इसमें क्या है कि इसकी एवरेज हाइट कितनी हो जाती है? ऊंचाई, एवरेज हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? 300 मीटर के लगभग हो जाएगी। और इसमें सर्वोच्च शिखर कौन सा पड़ता है? वो कस्बा थाना पड़ता है। इसमें सर्वोच्च शिखर कस्बा थाना, यानी कि ये शाहबाद की पहाड़ियां है, उसमें सर्वोच्च शिखर कौन सा पड़ता है? कस्बा थाना पड़ता है, और जिसकी ऊंचाई 456 मीटर है। 456 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस रामगढ़ यहां पर रामगढ़ 12 में, रामगढ़ 12 के अंतर्गत क्या है कि घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी पाई जाती है। घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी पाई जाती है। घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी पाई जाती है। उसके मध्य में झील है, मध्य में झील। घोड़े की नाल का मतलब हो गया घोड़े का खुर, इस प्रकार से जो बनता है। और इसमें क्या है कि दोनों तरफ तो पर्वत श्रेणियां हो गई और बीच में यहां पर क्या हो गई? झील हो गई। तो ये एक रामगढ़ क्रेटर भी पाया जाता है, वो ये एक प्रकार से क्रेटर का भी उदाहरण है, और उसके मध्य के अंतर्गत झील पाई जाती है। रामगढ़ क्रेटर है वो क्या है कि ज्वालामुखी उद्भेदन से बनता है क्रेटर, या फिर क्या है कि उसको कोई चीज टकराने से भी बन सकता है, जैसे क्या है कि उल्कापिंड से भी वो क्रेटर का निर्माण हो सकता है। और उसके अंतर्गत मध्य में क्या पाई जाती है? झील पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत और अपने पास क्या हो जाएगा? तीसरा विभाग। दो हो गए। 3 नंबर पे इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार। ये झालावाड़ का पठार क्या है कि मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग, यानी झालावाड़ का पठार तो दक्षिण में पड़ता है, और ये क्या है कि इसका उत्तरी हिस्सा है। मालवा के पठार, झालावाड़ का पठार वो मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है। और यहां काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और ये झालावाड़ में पड़ता है। झालावाड़ का पठार का नाम आ गया, तो ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें तो एक है 4 नंबर पे डग गंगधार की उच्च भूमि। एक इसमें क्षेत्र पाया जाता है डग गंगधार की उच्च भूमि, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 450 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट 450 मीटर है। ये हाड़ौती के पठार का गौण भाग है। हाड़ौती के पठार का गौण भाग है। ये डग गंगाधर की जो भूमि है, उच्च भूमि है, वो हाड़ौती के पठार का गौण भाग है। और इसमें क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है। हाड़ौती के पठार का गौण और छोटी छोटी पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां। 4 हो गए। और 5वां हिस्सा रिमोन सक्सेना ने किया है नदी निर्मित मैदान। 5वां नदी
निर्मित मैदान। यहां मुख्य नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, मेज, परवन द्वारा निर्मित या जमाव से उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, ये इन नदियों द्वारा बनाई गई है। नदी निर्मित मैदान भी है इसके अंतर्गत, जहां पर अच्छी खेती होती है। और काली सिंध, पार्वती, मेज और जो ये नदी है परवन नदी द्वारा निर्मित है और ये उपजाऊ भूमि है। तो ये 5 उपविभाग इस क्षेत्र के हरिमोहन सक्सेना ने किए हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हाड़ौती का पठार और प्रमुख भौतिक विभाग और उनकी विशेषताएं वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर सारी बातें याद करते हैं तो ये हर चीज में हिस्ट्री पढ़ोगे तब काम आएगा। ज्योग्राफी सबसे पहले इसलिए पढ़ाई जाती है कि उसी पर सारा सिस्टम डिपेंड है, वो समझ इसी से विकसित होगी और इसको बार बार देख के इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने भौतिक विभाग के अंतर्गत खूब टाइम लगाया है और इसको बारीकी से एक एक चीज को समझने का प्रयास किया है, क्योंकि इसी से नदियां समझ में आएगी, इसी से झीलें समझ में आएगी, इसी से जलवायु समझ में आएगी, हर चीज इस पर डिपेंड है। तो भौतिक विभाग के अंतर्गत सारे क्षेत्र भी अपन ने शामिल कर लिए, क्षेत्र के हिसाब से बोलियां समझ में आएगी, सब चीज। अगर इसको अपन बारीकी से अध्ययन करते हैं और बार बार इसका एक भौतिक विभाग का रिवीजन करते हैं तो अपने को राजस्थान की पूरी भूगोल, इतिहास और संस्कृति को समझने में बहुत अच्छी मददगार साबित होगी। और इसका रिवीजन करने के लिए अपने जो भी क्वेश्चन क्या है कि जो हुई अपनी विगत परीक्षाएं और क्या है कि जो प्रश्न क्या है कि विगत परीक्षाओं के अंदर गए या पूछे उन सब प्रश्नों को लेकर के अपनाएंगे और उससे क्या है कि इसका पूरे के पूरे भाग का जो भी भौतिक प्रदेश है उसका रिवीजन हो जाएगा और इसका एकदम सही तरीके से अध्ययन हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।